नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अभिषेक बनर्जी का न सिर्फ नशा उतारने जा रही है शुभेंदु सरकार, बल्कि उनकी उजड्डई का भी मुकम्मल इलाज करने का काम शुरू हो चुका है। और यह अनायास नहीं कहा जा रहा है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के पावर कॉरिडोर में सुगबुगाहट चल रही है, उससे यह तय माना जा रहा है कि ऊपर से नीचे तक अभिषेक बनर्जी की ठीक व्यवस्था की जा रही है। इस बाबत जो एफआईआर है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो किस मामले में हुई है, थोड़ा इसको समझेंगे, और कौन से मामले दूसरे हैं जहां इस तरह की न सिर्फ एफआईआर हो सकती है, बल्कि अभिषेक बनर्जी के लिए सपरिवार मामला गड़बड़ हो सकता है। उसे थोड़ा हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्योंकि कहीं पैन कार्ड का मसला आ जा रहा है, तो कहीं एक व्यक्ति के दो पिता, तो ये थोड़ा मामला बड़ा टेढ़ा है, इसको थोड़ा समझेंगे। उसके बाद में टीएमसी की जो अगुआ है ममता बनर्जी, उनके सामने किस तरह की मुसीबत आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि उनको तो अंदाजा नहीं था कि इस तरह के दुर्दिन उन्हें देखने पड़ेंगे। उनको तो यह लग रहा था कि जिन कट्टरपंथियों के सहारे वो चुनाव जीतना चाहती हैं, वो कट्टरपंथी भर भर के आ जाएंगे और जो वहां का सनातन समाज है वो इसको चुपचाप देखता रहेगा। तो खैर, पश्चिम बंगाल में इस बार जो चुनाव हुआ है उसने दरअसल सबको एक नई किताब पकड़ा दी है चुनावी गुड़ा भाग को समझने के लिए। तो ममता बनर्जी की क्या स्थिति है, थोड़ा उसको जानेंगे, क्योंकि कई सारे मामले उनके भी हैं। और फिर यह समझने की कोशिश करेंगे कैसे शुभेंदु के बुलडोजर ने तमाम जिहादी जो हैं उनके होश उड़ा रखे हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग अभिषेक बनर्जी से, क्योंकि अभिषेक बनर्जी वो शख्स है जिनको लेकर आप एक तरह से कहें कि सबसे ज्यादा चर्चा वहां के राजनीतिक हलकों में होती है। वो चाहे पक्ष का हो और चाहे विपक्ष का हो, और पक्ष में भी चाहे अंदर का हो, हर जगह चर्चा इन्हीं की है। क्यों है? सबसे पहली और बड़ी बात, इन्होंने ललकारा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कि 4 तारीख के बाद दिखना। अब खोजा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी कहां है 4 तारीख के बाद। वो तो कह रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री से, अब ये कहां है? और जो लोग 4 तारीख का उल्हाना दे रहे थे उन्होंने तो सरेंडर कर दिया है। इनके क्या नाम है, रिजिजू दत्ता, वो भी बड़ा उछल कूद रहे थे, लेकिन अब वो औकात में आ गए, उनको अपनी हैसियत पता चल चुकी है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा अच्छा काम किया। वो कहना पड़ेगा, नहीं कहिएगा तो जाइएगा कहाँ? क्योंकि जिस तरह से आप लोग अपना पखना माने पंख फैला के उड़ रहे थे, वो तो पश्चिम बंगाल की जनता ने कतर दिया, और ठीक से कतरा है। भद्रलोक उकता चुका था अभिषेक बनर्जी जिस तरह का गुंडई करते हैं उससे। उसको लगा कि नहीं साहब, अब इन लोगों को बाहर करना चाहिए। अन्यथा आप सोचिए, जिस भद्रलोक के बारे में यह माना जाता था कि वो कभी खिलाफ जा ही नहीं सकता है, वो बंगाली अस्मिता और ये तमाम सारी चीजें उसके साथ वो खड़ा रहता है, वो कैसे एकदम अलग हो गया? अलग होने का कारण है अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी की ये जो हेकड़ी है, उसी हेकड़ी ने एक तरह से कहा जाए कि काम खराब कर दिया। तो काम खराब कर दिया तो इसीलिए जो है, अभी देखिए टीएमसी वाले सबसे ज्यादा किसी पानी पी के अगर गाली दे रहे हैं तो अभिषेक बनर्जी है। तो खैर, बात मैं ये कर रहा था कि अभिषेक बनर्जी का नशा जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता ने उतार दिया गया। बाकायदे एफआईआर हुआ। एफआईआर क्यों हुआ साहब? आप धमकी दे रहे थे ना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, तो ठीक है, आपने धमकी दिया, तो वहां जो है जो उनको चाहने वाले लोग हैं वो गए और उन्होंने बाकायदे कर दिया। विधानसभा प्रचार के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ और उत्तेजक भाषण देने के मामले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार द्वारा 5 मई को दर्ज कराई गई थी। ठीक है साहब, धमकी देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं और भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि भाजपा इस तरह का काम करती है। तो कुल एक तरह से कहा जाए कि इनका जो बंदोबस्त है वो बंदोबस्त शुरू कर दिया गया है। कई मामले हैं जो भी सामने आएंगे, और जिन मामलों में जो है इनकी भद पिटेगी, लेकिन ये एक तरह से कहा जाए कि श्री गणेश कर दिया गया है। और जो वो हमने कहा एक पिता
मतलब एक व्यक्ति दो पिता, तो उनकी पत्नी का मामला है ये, अभिषेक बनर्जी की, उनकी नागरिकता को लेकर की बात होती है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो एक लड़की दो पिता, ये सब मामला बड़ा टिपिकल चल रहा है और सारी चीजें पब्लिक डोमेन पे मौजूद हैं। कई लोगों ने इस बाबत स्टोरी वगैरह भी की है। ईडी के पास भी तमाम सारे दस्तावेज हैं। अब अभी देखिए, डायमंड हार्बर इनका क्षेत्र है ना, वहीं से शुभेंदु अधिकारी जो है वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं चुनाव जीतने के बाद। अब एक तरह से आप कहें कि वो आभार यात्रा, उन लोगों से मिलने जुलने के लिए निकल रहे हैं। अब इतनी बड़ी उनकी जीत हुई, उस बाबत वो लोगों का आभार व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है साहब, इस बाबत वो निकले हुए हैं डायमंड हार्बर से। तो यह हालत है अभिषेक बनर्जी की, और पार्टी के भीतर कोई चाहता नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो एक तरह से कहा जाए कि घुटने टेक दिए हैं। अब वो कह रहे हैं वकालत करेंगे। खैर, मतलब काला कोट पहन लिख कह के आ रहे हैं, काला कोट पहन कर उन्होंने बता दिया कि वो वकालत करेंगे। कचहरी गई थी। हम कचहरी में एक अलग मसला है कि भाई ठीक है, अब बार काउंसिल के आप मेंबर हैं और तमाम सारी चीज़ें जो तकनीकी बातें हैं वो तो है ही हैं, लेकिन असली बात यह है कि ममता बनर्जी ने ये सोचा था कि ये जो स्वांग रचा जाएगा, जिस स्वांग में कहा जाएगा कि बड़ी हिंसा हुई है, उसके जरिए पश्चिम बंगाल को आग में झोंका जाएगा। पहली कोशिश तो हुई थी जब शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारा गया था। उसका भी इरादा यही था कि शुभेंदु अधिकारी को आप पीए को मारिएगा तो शुभेंदु कुछ बोलेंगे और फिर हिंसा हो जाएगी, फिर हमको बताने के लिए बहाना मिल जाएगा। लेकिन शुभेंदु जो है वो बड़े नेता हैं, वो समझते हैं कि इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं। तो खैर उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो इन्होंने कहा कि अब एक बार फिर से शुरुआत किया जाए। तो कोर्ट कचहरी पहुंच गई ममता बनर्जी कि कोर्ट कचहरी के जरिए जो है कुछ सुलझाया जाए। अब वो भी मामला नहीं बना, तो अब क्या करें। और इधर पार्टी की बैठक बुलाई उन्होंने, चूंकि चर्चा तो खूब चल रही है कि इनके विधायक भाग रहे हैं, चूंकि विधायक अकेले बैठ के सब डिस्कस कर ले रहे हैं, कह रहे आला कमान से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। कल्याण बनर्जी को इन्होंने चीफ भी बनाया है, तो इनके सांसद भी बिदके हुए हैं। तो ममता बनर्जी ने सबको बुलाया और कहा कि जिसको जहां जाना हो वहां जाए। अच्छा, ममता बनर्जी और क्या कह सकती है, आप सोचिए। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी टीएमसी जो है वो बागी हो गई है। इनके 29 सांसद हैं, शायद ही, अब अभिषेक बनर्जी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस 29 में मान के चला जा रहा है कि शायद ही 2-4 सांसद इनके पास बचे। अभिषेक की तो पार्टी ही है, तो उनकी बात ही क्या है। मतलब 20 से 25 सांसद जो इनके हैं वो इनके बस में नहीं है। और यही हाल राज्यसभा का है, राज्यसभा की भी यही कहानी है। तो आप उधर 25 ले लीजिए और इधर जो 10-12 है उनको ले लीजिए, सागरिका घोष को छोड़ दीजिएगा, इधर जो 8-10 है 12 उनको ले लीजिए, तो कुल मिला के इनके 32 से 35 तो ऐसे ही बैठे हुए हैं जाने के लिए। और इस बात से ममता बनर्जी वाकिफ हैं, चूंकि ममता बनर्जी ये जानती हैं कि पश्चिम बंगाल में जो पार्टी चुनाव हारी है उसका फिर खात्मा ही हुआ है, तो वो भी चुनाव हार गई है, उनकी पार्टी भी अपना तो हारी आ रही है। तो कायदे से उनका तो पूरा जो है बोरिया बिस्तर ही बंद गया है। तो ये पैकअप वाला मसला है उनका। जिस तरह से वहाँ चीज़ें चल रही हैं और दिखाई दे रही हैं, उससे तो यही बात निकल कर आ रही है। और फिर शुभेंदु जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसके बाद से ये आप मान कर चलिए कि ममता बनर्जी की और टीएमसी की वापसी वहाँ असंभव है। और ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस वादे के साथ वो आए थे शुभेंदु अधिकारी, उस वादे पर वो खरा उतर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आते ही सारा अवैध निर्माण ध्वस्त हो जाएगा, बुलडोजर को उन्होंने दौड़ा दिया। उन्होंने कहा था सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, और जबरदस्ती करिएगा तो बिहाइंड द बार सीधा घुसपैठियों को खदेड़ दिया जाएगा। वो लग चुके हैं घुसपैठियों को खदेड़ने में, बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है, ठोको अगर कोई आता हुआ दिखाई दे। और पहले ही कैबिनेट में उन्होंने जो 600 एकड़ जमीन चाहिए थी बीएसएफ को, वो जमीन उन्होंने क्लियर कर दी कि बाड़ेबंदी करिए, छोड़ना नहीं है किसी को। जो अधिकारी
ममता बनर्जी की जब सरकार थी तो अपने पॉलिटिकल मास्टर के लिहाज से काम करते थे, ना कि जनता के हित के लिए। उनको बाहर कर दिया गया है, सस्पेंड, 3 सस्पेंड, 1 को ईडी उठा ले गई, ऐसे बहुत तेरे हैं। तो ये जो तमाम सारी चीजें हो रही हैं, वो चीजें ममता बनर्जी के वापसी का कोई रास्ता नहीं खोल रही है। ये बता रही हैं कि ये टीएमसी की ये जो हार है, ये जो चुनाव है, ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद टीएमसी भूल जाए। तो ये स्थिति हो रखी है साहब पश्चिम बंगाल में। बुआ भतीजे सबका इलाज हो रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।